मेंटेनिंग ऑफ द स्टॉक कल्चर्स। फॉर एग्जांपल, अभी जो पीछे हमने ये पढ़ के पिछली क्लास में आए हैं, जिसको अभी ये हमने समराइज करने की भी कोशिश की है कि हाउ टू ऑब्टेन द प्योर कल्चर। और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हमें सॉइल से आइसोलेट करना है तो हम सॉइल सैंपल लेंगे, हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर हम उसकी पोरिंग करेंगे, उसको फिर हम स्प्रेड करने के बाद 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे, फिर हमारे पास पैटी प्लेट आएंगी, फिर हम इसमें से कॉलोनीज आएंगी, फिर इन कॉलोनीज में से कुछ कॉलोनीज को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसकी स्टिकिंग करेंगे, फिर 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर 2 से 3 दिन का टाइम भी रिक्वायर्ड है, चूँकि इंक्यूबेशन 24 आवर्स की है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, हमें रिसोर्सेज को भी मैनेज करना पड़ता है, एफर्ट भी चाहिए है, वर्क फोर्स भी चाहिए है। तो अब इस सारी आइसोलेशन के बाद now we have to maintain this purified and isolated culture. अब ऐसा नहीं होगा कि अगर अगली दफ़ा भी आपको इकोलाई चाहिए तो आप फिर से नए सिरे से सॉइल से लेंगे और सैंपल और फिर उसको आइसोलेट करेंगे। अब एक दफ़ा आइसोलेट हो गया, उसके बाद हमें उन मेथड पे फोकस करना है जिनके थ्रू इस कल्चर को अब हम स्टॉक में अपने पास प्रिजर्व कर सकें, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब स्टॉक कल्चर हम कहते हैं द कल्चर दैट इज प्यूरिफाइड एंड वी हैव प्लेस्ड दैट कल्चर इन एज अ स्टॉक इन आवर रेफ्रिजरेटर और इन आवर लॉकर एटसेट्रा। हम उसको जब भी कभी हमें इस्तेमाल करना हो, हमने वो वाइल को निकालें और निकालने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि चूँकि बैक्टीरिया जो हैं वो दे आर द लिविंग सेल्स, हाउ टू preserve them, how to maintain their stock culture and what could be the techniques। उसमें हमारे पास 2 से 3 बड़ी कॉमन टेक्निक्स माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में इन्वॉल्व हैं। एक उसमें है द फॉर्मेशन ऑफ द एगर स्लॉन्स, दूसरा है ग्लिसरोल स्टॉक्स और तीसरा है लायोफिलाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है एगर स्लॉन्स। एगर स्लॉन्ट से पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये जो हमारे पास पीछे स्टिकिंग हमने की है पैटी प्लेट के ऊपर, ग्रोथ आ गई, हम इस पैटी प्लेट को भी उठा के अगर फ्रिज में रख दें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इट वुड बी फाइन। ये बैक्टीरिया हमारे पास कोई 2 3 4 दिन तक प्रिजर्व रह सकते हैं। लेकिन चूंकि जो पैटी प्लेट है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। पैटी प्लेट का जो डायामीटर होता है नॉर्मली जो लैब में इस्तेमाल होती है उसका 4 इंचेस डायामीटर होता है। अब इतना डायामीटर है, इसमें एक हफ्ते के बाद तकरीबन ये जो इसके अंदर एगर मौजूद था इट वुड डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेशन के बाद एगर ड्राई हो जाएगा और जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है दे वुड बी डिस्कार्डेड। तो हमारे सारे के सारा स्टॉक वेस्ट हो जाएगा। सो हम इस पैटी प्लेट को ज़्यादा टाइम के लिए पैटी प्लेट पे बैक्टीरिया को प्रिजर्व नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स सम अदर मेथड्स। इसमें फिर अगला हमारे पास ये जो पहला आता है इसमें, दिस इज द एगर स्लॉन्ट। अब एगर स्लॉन्ट्स क्या है? स्लॉन्ट इज द इंग्लिश वर्ड। आप इसको बता सकते हैं कि व्हाट इज द स्लॉन्ट? स्लॉन्ट, एगर स्लॉन्ट, एनीवन? गूगल किए बगैर? स्लो। ओके, चलें। स्लॉन्ट्स, एगर स्लॉन्ट्स। अब थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, हम अपनी अपने लैब में भी इसको इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस किया है। मैं भी पिछली क्लास से एगर और पैट्री प्लेट्स का बता रहा हूँ। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं और नॉर्मली हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रॉथ ऐड करते हैं, ब्रॉथ। ठीक है, ब्रॉथ। और जो हम एगर बनाते हैं यानी कि सॉलिड मीडिया बनाते हैं वो हम ऐड करते हैं पैट्री प्लेट के अंदर। अब अगर हम यूँ करें कि एगर बनाएं यानी कि एगर मीडियम, और एगर मीडियम को हम ऐड कर दें टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम टिल्ट कर दें लाइक हियर। ठीक है, इस तरह से, और इसको टिल्ट करके रख दें हम किसी स्टैटिक सरफेस पे, तो इसमें जो एगर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और एगर की सरफेस कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये नीचे भी एगर यहाँ पे ये बनेगा पूरा एरिया दिस वन, और ऊपर जो एगर की हमारे पास सरफेस आएगी वो यहाँ पे टिल्टेड आएगी, टिल्ट, ये वाला। अगर हम टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखेंगे
तो ये इस तरह से एगर सॉलिडिफाई करेगा, अगर टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर देंगे तो एगर जो है हमारे पास इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छा, दिस इज कॉल्ड स्लॉट। ये जो सरफेस है हमारे पास, दिस इज टर्म्ड एज अ स्लॉट। और ये जो नीचे वाला एरिया है, दिस वन, दिस इज टर्म्ड एज बट, स्लॉट एंड बट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पैटी प्लेट है, इसमें से लूप के साथ या किसी नीडल के साथ बैक्टीरियल कल्चर लेके और उसको इस स्लॉट के ऊपर स्ट्रीक कर देंगे, लाइक हियर, यहाँ पे स्लॉट के ऊपर हम उसको स्ट्रीक कर देंगे इधर ऐसे। और हम इस स्लॉट को रख देंगे इनक्यूबेटर के अंदर। अब एक दफ़ा अगर जब सॉलिडिफाई हो जाए तो हम इस टेस्ट ट्यूब को चाहे सीधा भी कर लें, ये हमारे पास स्लॉट सरफेस ही बनी रहेगी। हम इसको रखेंगे इनक्यूबेटर में 24 आवर्स के लिए। जब ग्रोथ आ जाए तो उसके बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को उठा के फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज ये है कि चूँकि टेस्ट ट्यूब का ऊपर से यहाँ से सरफेस एरिया बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू पैट्री प्लेट। दूसरा ये था कि पैट्री प्लेट के अंदर एगर की जो लेयर थी वो बहुत थिन थी एज कम्पेयर टू दिस टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी एगर की लेयर है नीचे, ये वाली, इस एरिया। दिस इज वेरी थिक, सो यू कैन से दैट द इनफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट टू स्टोर द बैक्टीरिया। हम इस टेस्ट ट्यूब को उठा के फ्रिज में रख दें, बैक्टीरिया, एक तो ये एगर डिहाइड्रेट नहीं होगा, दूसरा यह है कि एगर की लेयर काफ़ी थिक है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, बैक्टीरिया हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। दिस इज़ द एगर स्लॉट। ये हमने हमें अगर शॉर्ट टाइम के लिए, कोई कुछ महीनों के लिए, एक आध महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हमें अगर बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया कल्चर को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम एगर स्लॉट्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथड आता है, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल स्टॉक्स। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम अगर हमें किसी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व करना है तो हम उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि फ्रीज़र में रखते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जब -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो बैक्टीरियल सेल्स हैं, एंड डेफिनेटली बैक्टीरियल सेल्स दे हैव वाटर कंटेंट, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट व्हेनेवर वी वुड पुट दैट बैक्टीरियल कल्चर इनटू द फ्रीजर, आइस क्रिस्टल्स बनेगी, और आइस क्रिस्टल जो है वो बैक्टीरियल सेल को रप्चर कर देंगे, रप्चर, जिससे बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी। सो हम अब क्या करते हैं ग्लिसरॉल स्टॉक्स बनाने के लिए कि बैक्टीरियल सेल्स को ग्लिसरॉल के साथ मिक्स कर देते हैं। ग्लिसरॉल के साथ जब हम ग्लिसरॉल के साथ मिक्स करते हैं तो ग्लिसरॉल इज द reagent that would inhibit the ice crystal formation, and ultimately what will we have, हमारे पास बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर जाएंगे फ्रोजन कंडीशन में, आइस क्रिस्टल्स भी नहीं बनेंगी और बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, ग्लिसरॉल स्टॉक्स। ग्लिसरॉल स्टॉक्स का जो, जी एक मिनट ठहरिए, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। ग्लिसरॉल स्टॉक का जो मेथड है, इसको बनाने का, हम ग्लिसरॉल स्टॉक्स बनाते कैसे हैं, अगरचे ये लैब बेस्ड है लेकिन स्टिल मैं इसमें से गो थ्रू कर जाता हूँ कि हम नॉर्मली करते क्या हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया कल्चर, पिछली स्लाइड पे हमने देखा कि पैट्री प्लेट के फॉर्म में हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर जो था वो आइसोलेट हुआ। हम यहाँ से कल्चर को लेके एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्रॉथ कर लेंगे, यानी कि लिक्विड मीडियम, और इस कल्चर को हम ब्रॉथ में मिक्स करेंगे और ब्रॉथ को हम रख देंगे इनक्यूबेटर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ग्रोथ के लिए, 24 आवर्स के लिए। जब 24 आवर्स के बाद ग्रोथ आ जाएगी तो फिर हम इस ब्रॉथ को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जितना भी इसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो सारे नीचे पैलेट की फॉर्म में यहाँ पे कमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम ऊपर से जो सुपरनेटेंट, यानी कि जो जो कल्चर मीडियम था, उसको रिमूव कर देंगे। ये बैक्टीरियल सेल्स हमारे पास मौजूद थे, इसके अंदर हम डाल देंगे ग्लिसरॉल और इसको उठा के रख देंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस फॉर्म में हमारे पास ग्लिसरॉल स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं। जी, अब पूछें, कोई क्वेश्चन कर रहा था? अच्छा, आगे चलते हैं जी लायोफिलाइजेशन की तरफ। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, इसमें होता क्या है कि हम बैक्टीरियल सेल्स को, बैक्टीरियल कल्चर को लेते हैं और उसको एक मशीन है दैट इज टर्म्ड, ऑपरेटर्स है दैट इज टर्म्ड एज लायोफिलाइजर, और लायोफिलाइजर में हम रख देते हैं। अब होता क्या है
कि लायोफिलाइजर का जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द सक्शन पंप्स। इसके अंदर सक्शन पंप है, साथ ही साथ अल्ट्रा लो टेम्परेचर है। तो लायोफिलाइजेशन में सक्शन पंप के थ्रू बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद वाटर कंटेंट को सक कर लिया जाता है। Whenever the water is removed out, now there are no chances for the formation of the ice crystal at very low temperature. And if the water is pumped out or sucked out, ultimately होगा क्या कि बैक्टीरियल कल्चर्स की ग्रोथ halt हो जाएगी वहीं पे, because without water they are not able to grow. और पाउडर फॉर्म में बैक्टीरियल कल्चर हमारे पास आ जाएगा। उस पाउडर फॉर्म को हम कहीं भी रख सकते हैं, बेंच टॉप पे रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी वाइल के अंदर। फिर जब हमें दोबारा से उसी कल्चर को ग्रो करना हो तो हम उस पाउडर का चंक लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रॉथ मीडियम बना के उसके अंदर हम डाल देंगे और बैक्टीरियल कल्चर फिर से रिवाइव हो जाएगा। दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वी कैन गो फॉर द फ्रीज ड्राइंग। लेकिन फ्रीज ड्राइंग के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ऑपरेटर्स चाहिए है, और स्पेसिफिक ऑपरेटर्स जो है वो थोड़ा कॉस्टली है। सो दैट्स व्हाई ये जहाँ पे हमारे पास थोड़े इम्पोर्टेंट कल्चर्स आते हैं उनके लिए हम लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और लायोफिलाइजर्स जो हैं ये कूलिंग करते हैं, उसके साथ साथ ये करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वाटर सक कर लेते हैं, और अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ड्राई पाउडर की फॉर्म में बैक्टीरियल कल्चर आ जाता है। हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कहीं पे भी, रूम टेम्परेचर पे, शेल्फ पे, कहीं पे भी। तो this was about the maintenance of stock culture. If you guys have any question, you may ask. Okay, no questions. Should I move next? क्या ख्याल है? Yes, sir. चलें ठीक है. So the next topic that we are going to start is the bacterial growth and laboratory conditions. So whenever we have to grow the bacteria in the lab conditions, there are certain phases or stages of the growth. इसमें से कुछ के बारे में आप फेमिलियर होंगे, मुझे लगता है आपने एफएससी में पढ़ा होगा। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, आपने पढ़ा हुआ है ये पहले? कुछ अंदाजा है इसका? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊँ एक, इसमें हम अगर देखते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, फॉर एग्जांपल दिस टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। मैं कहता हूँ अगर हमने इसमें एन एगर बना लिया, एन एगर न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, हमने इसके अंदर कुछ सेल्स बैक्टीरिया के इनऑकुलेट कर दिए, ठीक है। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, कंडीशंस आर फेवरेबल, what will happen, these cells that we have inoculated, these cells will prepare themselves for the growth. So this preparatory phase, this is termed as the lag phase. उसके बाद जब बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देंगे, यानी कि बाइनरी फिशन स्टार्ट हो जाए 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 and 64 and so on. This phase of high growth that will be termed as exponential phase. Exponential phase. अब एक फेज आएगी कि बैक्टीरियल सेल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे इस कल्चर के अंदर या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए थे इनिशियली, वो न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की इसमें कंटिन्यूस सप्लाई तो नहीं आ रही ना, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड व्हेनेवर द न्यूट्रिएंट्स विल बी डिप्लीटेड, कम हो गए, तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे हम अगर देखते हैं दिस फेज, दिस इज टर्म्ड एज स्टेशनरी फेज। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, बैक्टीरिया तेज़ी से डिवाइड करना रुक जाएंगे, कुछ बैक्टीरियल सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे होंगे, जो बेस्ट फिट टू द एनवायरनमेंट होंगे वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड हैं। जो
और काफ़ी सारे बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इस फेज में नंबर ऑफ डाइंग सेल्स दे वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। तो अल्टीमेटली नेट प्रोडक्शन वुड बी जीरो। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे स्टेशनरी फेज। उसके बाद जब न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सेल्स की रैपिडली डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तेज़ी से, और उसके बाद फिर आएगी फेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन। इस पे भी हम बात करेंगे, इन फेजेस पे भी वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ह्यूमन और द यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जब हम बात करेंगे बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक ग्रोथ की, तो वहाँ पे ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। Whenever we are talking about the growth in the larger animals, तो वहाँ पे हमारे पास आएगा जी increase in the size, etc. 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 अब होता यूँ है कि बैक्टीरियल सेल जो हमारे पास था, मैं अगर यहाँ पे मजीद ड्रॉ करूँ, ये एक सेल था, इसका लाइफ स्पैन 20 मिनट्स का है, इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स का हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल लाइफ स्पैन इसका 20 मिनट का। उस 20 मिनट के बाद इस सेल के पास अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है ना, तो ये सेल आगे दो में डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिशन से। लाइक हियर प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, दो में डिवाइड हो जाएगा। अब ये सेल इटसेल्फ नहीं रहा, लेकिन नंबर इंक्रीज हो गया, जनरेशन टाइम उसने अपना गुजार लिया खत्म, पेरेंट सेल इज फिनिश्ड, नाउ द डॉटर सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड। बट नाउ इफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल, तो बाइनरी फिशन नहीं होगी, और उसके रिजल्ट में ये जो पेरेंट सेल था इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लगता है कि जी 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, तो बैक्टीरियल सेल्स की जो बाइनरी फिशन है या जो रिप्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हमने मजीद न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए। अब वो जो मजीद हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी प्रेजेंस में बैक्टीरियल सेल्स फिर से ग्रो करना, यानी कि फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे वाया द बाइनरी फिशन, और फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया। ये ग्राफ हमारे पास इसी तरह ऊपर जाएगा और बिल्कुल सीधा जाता जाएगा। अब आपने एक दूसरा पॉइंट, रिजवान के आर्ग्यूमेंट्स बड़े वैलिड थे। दूसरा पॉइंट इन्होंने एक रेज किया कि जी हमने हमेशा ये कर्व जो है ऐसे ही बना हुआ देखा है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करूं एक और बात कि बैक्टीरियल कल्चर को जब हम ग्रो करवाते हैं तो हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होते हैं। वन इज कॉल्ड बैच सिस्टम एंड नंबर टू दैट इज टर्म्ड एज कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस, और तीसरा हमारे पास होता है फेड बैच सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब फेड बैच, सॉरी ठहरें जरा, फेड बैच। अब जो बैच सिस्टम है वो नॉर्मली हम लैब के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में देखा कि टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड करने थे एक ही टाइम पे स्टार्ट में ऐड किए, बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो किया, 12 14 15 घंटों के बाद वो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुए, और बैच कल्चर की हमारे पास कर्व इस तरह आती है। अब जो कंटिन्यूअस सिस्टम है उसमें क्या है कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो न्यूट्रिएंट ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो सेल है, बैक्टीरियल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट है, चाहे बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम एक कंटिन्यूस टाइम के बाद न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और अपनी प्रोडक्ट उस सिस्टम में से निकाल लेते हैं। इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस सिस्टम। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने निकाला कुछ नहीं है टेस्ट ट्यूब में से, हमने 5-6 घंटे के बाद मजीद न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम वुड बी कॉल्ड फेड बैच, यानी कि बैच है लेकिन हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको फीड कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मजीद ऐड कर रहे हैं। नाउ दिस फीडिंग ऑफ द बैच, दिस वुड शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स द हियर एट दिस टाइप, एट दिस डायरेक्शन। जब तक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे ना, फिर उस टाइम तक ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो हैं ये लॉगरिथमिकली ग्रो करते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, और जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएंगे
तो ये हमारे पास जो ग्रोथ कर्व है, बिकॉज बैक्टीरिया वुड स्टॉप इट्स डिवीजन, तो फिर हम वो हमारे पास कर्व जो है वो स्टेशनरी आना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे सेल नंबर है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो सेल नंबर यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे आके न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुए, तो सेल नंबर अब मजीद इंक्रीज होना रुक गया है। इसी वजह से हमने इसको स्टेशनरी फेज, स्टैटिक फेज का नाम दे दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओपन प्लेटफॉर्म, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ आप बात करना चाहते हो, कुछ आइडिया आपके पास हो? ओके अच्छा, अब चलते हैं जी। हमारे पास टाइम कितना रह गया? वो 10:34, 5 मिनट हैं, आगे चलते हैं। The next one is about, yes, the growth curves. So the lag phase, जो कि बहुत starting phase है, this phase is called the tooling up phase. Tooling up यानी कि the preparatory phase. Bacterial cells, they are there into the culture and they have all the nutrients required. So now they would start the preparations for a rapid growth. अपने आप को प्रिपेयर करेंगे क्योंकि अब आगे उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होना है। तो इस प्रिपरेशन में बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने लिए एंजाइम्स बना रहे हैं, अपने लिए डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो बहुत सारे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के लिए रॉ मटेरियल है, उसके सिंथेसिस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये टूलिंग अप फेज है, बैक्टीरिया इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ दैट वुड बी टर्म्ड एज द लॉग फेज, जो कि इसके बाद आने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात, मज़े की बात यह है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी आप सबके लिए, मैं इस क्वेश्चन पे एंड करूँगा, कल आप देख के आएंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। मैं कल इंडिविजुअली पूछूंगा आप सबसे। क्वेश्चन ये है, अपने पास लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, इफ़ देयर इज़ अ फूड प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे मिल्क है, मिल्क, आपको पता है कि मिल्क के अंदर बहुत सारे नेचुरल फ्लोरा यानी कि नेचुरली ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया, जो कि मिल्क के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा मिल्क के अंदर कुछ स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और मिल्क जो है वो अगर हम उसको पैस्चराइज यानी कि बॉयल करके रख लें तो मिल्क कोई 8-10 घंटों तक रह सकता है अगर टेम्परेचर सूटेबल है, नहीं तो 5-6 घंटों के बाद मिल्क स्पॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि मिल्क जो है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट इनरिच्ड होता है, तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। बैक्टीरिया टेम्परेचर अगर सूटेबल है तो वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, और हम कहेंगे कि मिल्क जो है वो स्पॉयल हो गया, ख़राब हो गया। अब अगर हम यूँ करें, क्वेश्चन अब ये है, अगर हम यूँ करें कि जो मिल्क के अंदर मौजूद बैक्टीरिया हैं, किसी तरह से उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस ऐसी कर दें कि बैक्टीरिया का जो लैग फेज पीरियड है, ये वाला, दिस पीरियड, लैग फेज पीरियड इनहांस हो जाए, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या इससे मिल्क स्पॉइलेज टाइम पे नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा विद पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग? हमारे लिए लैग फेज इंक्रीज करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये